याद भी दिला देना। ठीक है जी, कोई ये मदी याद दिला रहे, मदी कंसिस्टेंसी से याद दिलाते रहते हैं। ठीक है जी। तो जी एक तो सर, ला दूंगा याद नहीं आपको। बेटा, अब अल्हम्दुलिल्लाह डिजीज एंड इम्यूनिटी का सिस्टम अल्लाह का शुक्र है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम था वो खत्म हो गया, और इससे पहले हमने अपना ऑप्टिक सिस्टम कर लिया। तो अगर हम सिस्टमैटिक बायोलॉजी के ऊपर नजर डालते हैं, तो सिस्टमैटिक बायोलॉजी में कौन से दो सिस्टम्स रह गए हमारे? कोई बात किसी को याद है? कौन से दो systems Digestive रह गए अब and हमारे? reproductive. हेलो Sir, can you hear me? यस, कौन से दो सिस्टम्स रह गए हमारे? Digestive and reproductive. वेरी गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव, एंड वी आर अबाउट टू क्लोज द डिस्कशन ऑन द सिस्टमैटिक बायोलॉजी। अच्छा, अब गुड हो गया। तो अब जो हेडिंग आपको नजर आ रही है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इन दोनों बचे हुए सिस्टम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत कम पेपर टूज आपको ऐसे मिलेंगे, पेपर टू थ्योरी वाले बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बड़ा सवाल नहीं आता। हर पेपर आप खोल लेंगे तो उसमें जो लास्ट पार्ट है पेपर का, उसमें रिप्रोडक्शन के टॉपिक से सवाल मौजूद नजर आएगा आपको हर साल। कहीं ऐसा जरूर नजर आएगा कि रिप्रोडक्शन इन मैन ना आकर रिप्रोडक्शन इन प्लांट से सवाल आ गया है, लेकिन 90% केसेस में रिप्रोडक्शन इन मैन से सवाल आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सवाल आता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जब आप ये चैप्टर करते हैं तो पेपर 2 का एक एटलीस्ट 7 to 8 मार्क का जो पार्ट है उसे आप सिक्योर कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप कम से कम 7 to 8 मार्क्स का एक आंसर, या दो पार्ट्स में अगर आ रहा है तो दो आंसर्स को जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, और पेपर 1 में एटलीस्ट इस चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, दो एमसीक्यू कभी कभी तो आए हैं, लेकिन ज्यादातर पेपर्स अगर मैं जो मुझे रिसेंट याद आ रहे हैं उन सब में एक एक एमसीक्यू आता है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो बायोलॉजी एटीपी होता है उसके अंदर इस चैप्टर को कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो इसलिए मेजरली इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो थ्योरी में है, जहां 7 to 8 मार्क्स आपको मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजी का सिलेबस इतना ज्यादा है, मैं वही बता रहा हूं ईमान, बायोलॉजी का सिलेबस इतना ज्यादा है, इतने टॉपिक्स इतने ज्यादा हैं, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर कि केमिस्ट्री फिजिक्स भी आप देख रहे होंगे, तो कंटेंट वाइज और इंफॉर्मेशन वाइज बायोलॉजी इज ह्यूज, हिमंगस। और मुसीबत एक ये होती है कि 9th और 10th ग्रेड के अंदर जो चैप्टर्स आपने पढ़े भी होते हैं उनका पढ़ना ना पढ़ना लगभग इक्वल होता है, क्योंकि या तो आपने अच्छे से पढ़े ही नहीं होते, या अगर पढ़े होते हैं तो भूल गए होते हैं। तो दोनों ही वजूहात से क्या होता है कि 11th ग्रेड में यू हैव टू गो थ्रू दोस चैप्टर्स प्लस यू नीड टू कवर अप दीज चैप्टर्स। तो इसलिए बायोलॉजी टिल द एंड ना एक थोड़ा सा हेडेक बनी रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन करने के बाद किसी ईयरली पास पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, कंसिस्टेंसी से उसकी तैयारी करते रहे, तो एट द एंड वो जो वाओ फैक्टर है वो बायोलॉजी में जल्दी आ जाता है कंपेयर टू केमिस्ट्री या फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स में टॉपिक्स कम है, कंटेंट थ्योरेटिकली बहुत ही कम है एज कंपेयर टू बायोलॉजी। तो वहां पर अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं तो सर्टेनिटी जल्दी डेवलप कर लेते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी में अगर सेल्फ स्टडी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना आपकी, एक बच्चा जो सिर्फ क्लास ले रहा है लेकिन वो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, रेगुलर बेसिस पर रिवाइज नहीं कर रहा, लर्निंग नहीं कर रहा, और मैं ग्रुप देखता हूं तो मुझे नजर आता है 6-8 नाम, जिसका अंदाजा ही होता है कि वो 6-8 नाम रेगुलरली बगैर बोले पढ़ते हैं, चाहे टेस्ट अनाउंस हुआ हो या ना हुआ हो। तो मैं उनके बारे में बड़ा पॉजिटिव हूं। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जिनका इनपुट नजर नहीं आता, तो इनके बारे में दो बातें हो सकती हैं, या तो आप खामोशी से पढ़ते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। और बायोलॉजी की अगर सेल्फ स्टडी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यानी आप बैठकर अलग से जो टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे, उन टॉपिक्स की लर्निंग आउटकम्स पे फोकस नहीं कर रहे, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस पे नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो फिर आपको एंड में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिससे आप एक दिन में बैठ के रिवाइज कर लें पूरा। अगर बायोलॉजी का आपने पेपर की तैयारी करनी है, पहले पेपर 2 आ रहा है, तो उसका जो प्लान है वो अप्रैल में एक हफ्ता पहले ही पेपर, यानी अप्रैल के लास्ट वीक में या 10 दिन पहले ही आपने अपना मैक्सिमम रिवीजन कर लेना होगा, ताकि बिफोर दी पेपर आप बस मैं आपको पेपर से पहले ना कुछ समराइज्ड वो भी भेजूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी उस पर आसरा करके मत बैठ जाना। पेपर से पहले
आपको पूरे सिलेबस के बुलेट्स जो है ना वो मैं दो, एक मेरे बनाए हुए हैं और एक जो है वो किसी और टीचर के बनाए हुए हैं, इत्तेफाक से दोनों मेरे पास है, तो मैं दोनों ही हर साल अपने बच्चों को भेजता हूं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ रिवीजन, कि वो मेक श्योर हो जाए कि उन्होंने हर टॉपिक को एक बार जल्दी रिवाइज कर लिया हो, क्योंकि थॉरली बैठकर तो रिवाइज एक दिन में नहीं किया जा सकता, और पहले मैं आपको वो इसलिए नहीं दे सकता, फिर आप उसी पे तकिया करके बैठ जाएंगे, फिर वो सारी डिस्कशन जो हमने इतने सारी करते हैं वो डिस्कशन का आपको लगेगा कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम जाया हो रहा है हमारा, तो टाइम जाया नहीं हो रहा, वो डिस्कशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आप एक दिन में बैठ के सारा रिवाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं आपको रिवीजन मटेरियल भी दूंगा, ताकि आप मेक श्योर कर पाए कि भाई बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल आपने रिवीजन पूरा प्रॉपरली कर लिया हो, कोई ये कसक ना रह जाए और ये चैप्टर भी पढ़ना रह गया या वो चैप्टर रह गया। 12, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बच्चों चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार किस्म का चैप्टर है, बड़ा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, लेकिन यहां पर समझना यह है कि इन चैप्टर्स में दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो ये कि इन चैप्टर्स में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सुनने में मजा ना आए, बल्कि आपको उसके की पॉइंट्स याद भी होने चाहिए, और उसको ठक 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 आपने बताना भी आना चाहिए, पूरा प्रोसेस समझाना भी आना चाहिए। प्रोसेस कितने बच्चों ने ये चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ लिया अपने अपने स्कूल में? रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबने पढ़ा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. How did you find this No, chapter sir. particularly? स्कूल में कैसा लगा था ये चैप्टर? तुम्हारा क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? इजी है, बोरिंग है, मुश्किल है, क्या है, कैसा चैप्टर है? ईमान कह रही है मुश्किल है और ये कह रहे हैं आसान है। आई हैवंट डन इट, मास कह रहे हैं डियर अफीफा, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? अलीना, बतूल, आमना, हफीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर कैसा है बेटा? Sir, अभी I किया नहीं। think when concepts are clear, then it's easy. कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हैं या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। Sir, mostly. मोस्टली क्लियर है, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदी कह रहे हैं इजी पीजी, और बाकी बच्चे कह रहे हैं इजी पीजी। जिक्रा कुछ नहीं कह रही, जिक्रा कुछ जिक्र करें इस बारे में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है स्कूल में? जी सर। तो क्या मुश्किल चैप्टर है या इजी है? इजी है सर। क्या बात। चलें, तो इसी इजी चैप्टर के लिए कोशिश करते हैं कि इसको मुश्किल बनाएं, आई मीन इसको पढ़ें, ठीक है? शुरू करते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है, नहीं बेटा इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं है, वो तो अलग चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं अच्छा पहले तो समझ ले रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। पहला बेसिक सवाल, रिप्रोडक्शन। जी प्लीज डिफाइन रिप्रोडक्शन। मदी असद, आप इजी पीजी वाले बच्चे हैं, आप बताइए रिप्रोडक्शन क्या होती है? मदी भाई रिप्रोडक्शन को डिफाइन कीजिए। सर मैं बताऊं? बताइए कौन है ये? हुस्ना है। हुस्ना। सर इट्स द फ्यूजन पार्टिसिपेट कर बिटवीन रही है, मेल एंड और फीमेल लड़कियों में ईमान 1 ईमान 2 कर रही है। ये बाकियों को क्या हो गया? सामिया, रहमा, रामीन, ये सब इन लोगों को क्या हो गया? मुजना है। बिलाल जानी तुम किधर हो? और फसिया तुम मेरी क्लास में आज बोल नहीं रही हो, क्या बात है? चलो छोड़ दो तुम। हुस्ना, फसिया रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो। किधर हो लड़की, तुम गायब हुई भी हो? रिप्रोडक्शन को सर अभी आई। सर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को रिप्रोडक्शन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं? हाँ भाई, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन नहीं कहते? कोई और लेकर आओ मार्केट में भाई, कोई और लेकर। बड़ा ओपन एंड डिस्कशन हमने करना है चैप्टर में, समझ में आई? खुल कर बात करनी है। जी ईमान मुंता कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। The production of offsprings. सॉरी, दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला तुमने? अरे बच्चा क्या बोला था किसने? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा, और सब चैट में ही शुरू हो गए? सर वो ऑफस्प्रिंग्स आपस में जेनेटिकली डिफरेंट होता है। नहीं, रिप्रोडक्शन क्या है? ऑफस्प्रिंग का डिफरेंट होना रिप्रोडक्शन है?
फिर जाइगोट बनता है इसमें। भाई इतना मुश्किल नहीं है, पता नहीं आप हिचकिचाहट में मुश्किल इसको बना रहे हैं या पता नहीं आपको बताना नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूं भाई, बहुत सारे बच्चों ने सही बात भी की कि रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, वो प्रोसेस है जिसमें जिसके थ्रू, हाउ डू वी डिफाइन रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन डिफाइन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों आ रही है, तो जो बच्चे वो इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल में आता है, एसेक्सुअल में थोड़ी आता है। तो रिप्रोडक्शन को ऐसे डिफाइन नहीं करते, रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स इट्स ब्रीड, वो या इंक्रीजेस इट्स नंबर, वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है, ये कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीड करता है यानी अपनी नस्ल बढ़ाता है, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों कवर होती हैं। अगर आप सिर्फ इंटरकोर्स की बात करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करेंगे, तो भाई वो तो फिर सिर्फ वो आगे अल्लाह भला करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गया ना, वो तो एसेक्सुअल कौन कवर करेगा, वो नहीं है क्या। तो रिप्रोडक्शन एज अ होल प्रोसेस कैसे डिफाइन की जाती है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स नंबर एंड इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स इट्स रेस, मेंटेन्स इट्स ब्रीड। तो वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बाकी रखता है, अपनी नस्ल को जारी और सारी रखता है या अपने नंबर को इंक्रीज करता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस के लिए अल्लाह ताला ने जो डेजिग्नेटेड सिस्टम आपकी हमारी बॉडी में दिया है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन लिख भी लेते हैं। समझ में आ गई डेफिनेशन सबको मदी भाई? Yes, sir. And the process by which an organism maintain its race, या नस्ल की बात हो रही है, और increase its number। ठीक है, एंड द डेजिग्नेटेड सिस्टम फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक चीज जल्दी से भी याद आ गई, अच्छा हुआ मेरे ज़हन से निकल गई थी, मैंने कल परसों भी डिस्कस करना था। तुम लोगों का टाइम टेबल जो है ओवरऑल, तुम सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट तो सीआईई पे ट्यूटर्स पे नहीं लेते होगे ना, कोई इधर उधर भी लेते होंगे बच्चे। तो मुझे बताओ कि तुम लोग के नॉर्मल जो डेज हैं, वीक डेज की बात कर रहा हूं मैं, उन वीक डेज के अंदर कौन से दिन है जिन दिन जल्दी फ्री हो जाते हो तुम लोग, यानी कोई क्लास नहीं होती? सर मंडे। Yes, sir, Monday. मंडे। सर थर्सडे। मतलब आई हैव मैथ्स क्लास 6:37, मतलब 6:30 7:30 है ना, 8 बजे के बाद सब 8 बजे के बाद मंडे को सब फ्री होते हैं। नहीं सर, Yes, 8 बजे sir. वैसे इंग्लिश की क्लास होती है मंडे को, बाकी पूरा दिन फ्री होते हैं। जी सर। वो तो यार पर्सन टू पर्सन चला जाएगा ना, कोई ऐसा टाइम स्लॉट लेकर आना है जिसमें सारे फ्री हो जाते हो। सर संडे या सैटरडे कर लो। सैटरडे थर्सडे को सिर्फ एक 8 बजे क्लास के बाद होती है सब फ्री 8 होते बजे। हैं। हाँ भाई, सैटरडे संडे 8 बजे के बाद सब फ्री होते हैं। Yes, sir. No, sir. 9 Is it- बजे के बाद। 9 बजे के बाद। ओ, सब बड़े मसरूफ बच्चे आ गए भाई। चलो भाई, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को बाकी रखता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे आप डिवाइड करते हैं जाहिर है कि कितनी टाइप्स में। अरे बोलो भाई, 2 टाइप में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और, अरे बोलते क्यों नहीं हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक ऐसी रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म को अपना रेस मेंटेन करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ऑपोजिट गैमेट्स की जरूरत ना हो, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की जरूरत ना हो। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स नहीं बेटा, ये तो गलत हो जाएगा टेक्निकली। गैमेट तो इन्वॉल्व होगा लेकिन 2 ऑपोजिट गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गैमेट से ही काम हो जाएगा। ये कोई अक्सर बच्चे ये बात करते हैं कि गैमेट्स की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? देखो, रिप्रोडक्शन में भी डेफिनेशन हमने वो की जो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों को कवर करती है। फिर अब एसेक्सुअल को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो इंडिपेंडेंट होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट से, यानी वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें नस्ल बढ़ाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को 2 गैमेट्स के फ्यूजन की जरूरत नहीं होती। अकेला एक गैमेट भी हो तब भी वो आगे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है।
तो वो रिप्रोडक्शन कहलाती है एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें ऑर्गेनिज्म को अपनी नस्ल बाकी रखने के लिए या अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए दो ऑपोजिट गैमेट्स के फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनका फ्यूज होना जरूरी होता है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इट इज डिफरेंशिएटेड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब चूंकि हम रिप्रोडक्शन इन मैन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि हम कौन से फ्यूजन की बात, हम कौन सी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब मेरे बच्चे, हम हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहली जो चीज पढ़ेंगे, पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का तुम्हारे मुंह पे मारने लगा हूं मैं, ठीक है जी। अलीना, ओ अलीना, हुसना, ओ हुसना, प्यूबर्टी। यार अफीफा, तुम पहले बड़ी मेरी ना फेवरेट बच्ची हुआ करती थी, तुम फिर बिल्कुल गायब हो गई हो मेरी क्लासेस से, बिल्कुल आवाज ही नहीं आती तुम्हारी पूरी पूरी क्लास में। याद है जब सेशन शुरू हुआ था तो मैं तुम्हारी आवाज का दीवाना था कि यार ये बच्ची रेडियो पे आ सकती है, अब तुमने आवाज ही सुनाना छोड़ दी है। क्या चक्कर है भाई? कोई नाराजगी हो गई है? नहीं सर। तुमने बिल्कुल क्लास में बोलना ही खत्म कर दिया है। लगता है मेरी कोई बात बुरी लग गई है आपको, या आपको लगा कि सर मेरी आवाज को नजर ना लगा दें, तो इसलिए आपने खामोश रहना शुरू कर दिया है। ऐसा ही है ना? नहीं सर। और ये बाकी जो दरमियान में कौम है, एक हमारे ना क्लास में साइलेंट ग्रुप भी है, ये मैं मेंशन करता हूँ। ये बच्चे अच्छे होंगे ये, लेकिन बच्चे साइलेंट हैं। इफ्रा हो गई, ये जनाबे अली, बिलाल भाई को पता नहीं क्या नजर लग गई है, मुजना हो गई, नीलम हो गई, ये हमारे ही क्लासेस के साइलेंट बच्चे हैं। ये बेचारे रेगुलर हैं लेकिन ये साइलेंट ही रहते हैं। अच्छा जी, प्यूबर्टी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा। प्यूबर्टी, ठीक है। इस वर्ड का जो इस्तेमाल हमने पहले भी कभी किया ही होगा, लेकिन अब हम प्यूबर्टी पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसके ऊपर बात करनी है विद रेफरेंस ऑफ हार्मोन। तो हम उसको गैदर कर रहे हैं टॉपिक ऑफ प्यूबर्टी में। जी, कौन बच्चा डिफाइन करेगा प्यूबर्टी क्या होती है? जी बिलाल भाई, प्यूबर्टी क्या होती है? चले बिलाल भाई जरा डिफाइन कर लें। सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़े हुए हैं, जरा जरा साइलेंट वाले बच्चों को जगा रहा हूं मैं। प्यूबर्टी, जी हाउ डू वी डिफाइन प्यूबर्टी? बिलाल। सर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डेवलप होती है इसमें। अच्छा जी। और कौन है? फसिया फातिमा, मुजना, जरा मनाहिल इमरान जी प्यूबर्टी को डिफाइन करें। इफ्रा, Sir, it includes the. मनाहिल। सर मैं बताऊं? हाँ, नहीं नहीं बेटा, जिनसे नाम लिया पहले वो बताएंगे ना, ये सोते रहते हैं। मैं जी बताइए बताइए भाई। मनाहिल, फसीहा और क्या नाम है इसका? मुजना। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी डिफाइन करो भाई। ये देखो, अबे भाई कोई जवाब ही नहीं दे रहे तीनों की तीनों। फसीहा किधर चली गई हो? वो देखो, जिनसे पूछ रही है ठक ठक जवाब दिए जा रहे हैं। फसीहा, मुजना, मनाहिल, बेटा कहाँ हो? जवाब दीजिए, मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा, क्या कर रहे हो आप लोग? मुजना माइक पर आ जाया करो कभी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि माइक पर आज आपकी आवाज सुन लें। जी मनाहिल और फसीहा, मनाहिल और फसीहा। यार कितनी तुम लोग मिन्नतें समाजतें कराते हो, मतलब जूते मारने का दिल चाह रहा है मेरा। When secondary sexual characteristics develop, इस सब चैट में क्यों लिख रहे हो भाई? 50 दफा बोला माइक पे बोलो, 50 दफा बोला माइक पे बोलो, फिर चैट 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 चैट। मेरे ख्याल में मैं क्लास जूम से खत्म करके फेसबुक लाइव पे ले जाता हूँ, फिर तुम लोग चाह कर भी चैट ही कर सकोगे बस। अरे कि बंदे अजीब बंदो। माइक इज इन वर्किंग हो तो अलीना का नहीं कर रहा ना, बाकी सबका भी माइक खराब हो गया क्या? चले जी, प्यूबर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत सारे बच्चों ने सही डेफिनेशन ही बताई है। प्यूबर्टी हम कहते हैं लाइफ का वो स्टेज जब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाए। जब किसी ऑर्गेनिज्म के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाएं,
तो हम कहते हैं ये स्टेज आ गया प्यूबर्टी का। या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं ये है स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। देखो इससे एक बात समझते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है ना तो उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है कि भाई जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप बता पाते हो ना कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई, कैसे बता पाते हो? प्राइमरी सेक्सुअल फीचर्स को देखकर। क्या फीचर्स है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को देखकर आप बताते हो कि भाई मुबारक हो लड़का हुआ या लड़की हुई। तो ये जो फीचर्स आप जब पैदा हुए थे और पैदा होने से लेकर टिल द एज ऑफ 9, 10, 11, 12, 13 एज ब्रैकेट जो है, लड़कियों में जो एज ब्रैकेट होता है वो 9 to 12 ईयर्स का है, 13 ईयर्स का, और लड़कों के अंदर 13 to 16 ईयर्स का ब्रैकेट होता है बायोलॉजिकली। बाय लॉ नहीं बोल रहा हूं, बायोलॉजिकली बोल रहा हूं। तो इस टाइम तक जो बॉडी में आपके फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं? कुछ भी नहीं है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, बेसिक सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव जेनिटिलिया है मेल के पास मेल वाला है और फीमेल के पास फीमेल वाला है। ठीक है ना, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन द टाइम विल कम जहां पर आपकी बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगी, और ये जब पहली दफा होगा तो बस वो स्टेज प्यूबर्टी है। ये नहीं कि 10 दफा होगा, एक बार जब तक ठीक से नहीं होगा तब तक प्यूबर्टी नहीं है, नहीं। जब पहली दफा होगा तो हम कहेंगे, जब पहली दफा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अब आपके ध्यान में सवाल आएगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से क्या मुराद है, अभी बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो समझना क्या है कि ये जो अक्सर बच्चों ने लिखा है सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, वो फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, तो भाई ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही हैं। तो हम क्या कहते हैं, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस पहली दफा होंगे, कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम कहेंगे ये बंदा, ये बंदी जो है ना वो प्यूबर्टी तक पहुंच गई, प्यूबर्टी इसकी स्टार्ट हो गई, प्यूबर्टी का स्टेज आ गया। अब सवाल ये है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या है? बेसिक रिप्रोडक्टिव जेनिटिलिया, जो आपके बेसिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जब हम आ जाते हैं तो एक तरफ जरा मेल को लिखते हैं, एक तरफ फीमेल को लिखते हैं, कंपैरिजन में डिस्कस कर लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, और चूंकि आप माशाल्लाह सब मेल या फीमेल हैं, ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप आसानी से इसको अपनी जात से लिंक कर सकते हैं और इसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि प्यूबर्टी पे डिस्प्ले होते हैं वहां से शुरू करते हैं। ठीक है जी, और मैंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम जब एक्सप्रेस होगा बस प्यूबर्टी आ गई, ये नहीं कि पहली दफा हुआ फिर अब दूसरी, जब तक सही से नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ऐसा नहीं। ठीक है जी, मेल की प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय द फर्स्ट रिलीज ऑफ अ रिप्रोडक्टिव फ्लूइड कॉल्ड सीमेन, वन ऑफ द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो सबसे पहले एक्सप्रेस होता है मेल के अंदर, अपार्ट बिफोर एनी अदर कैरेक्टर, इज रिलीज ऑफ सीमेन। तो पहला जो प्यूबर्टी मार्क होती है मेल के अंदर वो है फर्स्ट रिलीज ऑफ सीमेन से। ठीक है जी, इसी तरह फिर और रिलीज ऑफ सीमेन के अलावा क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसके लेवल्स का राइज शुरू हो जाएगा। और जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स राइज होने लगेंगे तो क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन है, मेल का बेसिक हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो अब मजीद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे। मसलन चेंज इन द लाउडनेस ऑफ वॉइस, चेंज इन बॉडी फिजिक, development of mustache and beard शुरू हो जाएगी। सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है भाई। जो एग्जामिनर पूछता है इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो यही सब बकवास लिखनी है। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ, अरे भाई बताओ ना क्या होता है लड़कों? डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स इन pubic region, armpits and pubis, and last but not the least libido। ठीक है, लिबिडो किसे कहते हैं भाई? एनीबॉडी? लिबिडो इज द attraction towards the opposite gender, sex appeal or attraction towards the opposite gender। ठीक है जी,
ओहो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से पैदा हो रहे हैं। तो प्यूबर्टी अब आती है, इट इज मार्क्ड बाय द रिलीज ऑफ सीमेन फॉलोड बाय ऑल दीज डेवलपमेंट व्हिच अकर्स ओवर द एज ऑफ 2 to 3 years, और फिर वो एक डेवलप लेवल पर आ जाती है। ठीक है, एक मेच्योर लेवल पर आ जाती है। 2 से 3 साल लगते हैं इन सब चीजों को सही से डेवलप होने के लिए। मार्क हाउएवर इज ऑन द फर्स्ट रिलीज ऑफ सीमेन। और इसमें एक बात और क्या बताया, तो मेल के अंदर एज ब्रैकेट, तो मेल का जो बायोलॉजिकल एज ब्रैकेट है वो 13 to 15 years पे होता है। ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स, ये बायोलॉजिकल एज ब्रैकेट नॉर्मल है अगर एक लाइफ 60 to 70 years ऑफ एज की कंसीडर कर ली जाए, लेकिन वो डाइट क्या ले रहा है और वो किस माहौल में रह रहा है, उन दोनों चीजों से डिपेंड करते पे प्यूबर्टी जो है वो डिले भी हो सकती है और अर्ली भी आ सकती है। जी अब्दुल मुईज कुछ कह रहे हैं, बोले। सर मैं पूछ रहा था कि ये सारे के सारे सिम्टम्स यानी कि प्यूबर्टी में यानी कि फौरन वाजे होते हैं? ना ना ना, अभी तो बताया बेटा मैंने कि मार्क होते हैं रिलीज ऑफ सीमेन से, जिसके बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल तेजी से बढ़ना शुरू होता है, और फिर ओवर द कोर्स ऑफ 2 to 3 years चेंज इन द लाउडनेस ऑफ वॉइस, चेंज इन द बॉडी फिजिक, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, बियर्ड, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, लिबिडो, ये सब उसके बाद 2 से 3 साल के अंदर ये वाजे ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस भी नजर आएंगे। और सर कभी ऐसा हो सकता है कि प्यूबर्टी यानी कि आप एज में काफी ऊपर चले गए लाइक 17 18 और इनमें से कोई ऐसा सिम्टम है जो आपके पास हुआ ही नहीं अब तक? बहुत ज्यादा होता है हेयर्स का जो डेवलपमेंट है, क्योंकि हेयर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जीन्स पर डिपेंड करती है, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और न्यूट्रिशनल पे भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें 20-25 साल के हो गए लेकिन दाढ़ी नहीं आ रही होती। ठीक है ना, तो वो क्या है, ओके सर। नाबियाली वो उनकी जेनेटिकली एक उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली 18 साल 16 साल तक आते आते मुस्टैच, वो कोई शेव करे अलग बात है, लेकिन बियर्ड आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन में ऐसा होना चाहिए। हाँ, अगर रिलीज ऑफ सीमन नहीं हो रहा, जिससे प्रेगनेंसी कह रहा हूं, सॉरी, प्यूबर्टी मार्क होती है, तो इसका मतलब है गड़बड़ है। अगर लिबिडो नहीं आ रहा, इसका मतलब है गड़बड़ है। अगर जनाबे आली लाउडनेस ऑफ वॉइस चेंज नहीं हो रही, तो अगेन हो सकता है कि आपकी जो है ना वो वॉइस क्वालिटी डिफरेंट हो, इसलिए लाउडनेस का चेंज महसूस नहीं हो रहा। तो दैट विल टोटली डिपेंड कि जनाबे अली क्या हो रहा है। हेयर्स की डेवलपमेंट हाउएवर जो है वो इज जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है, क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। जी सर ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फीमेल साइड पे। अब फीमेल की जो प्रेगनेंसी क्यों बोल रहा हूं बार बार, फीमेल की जो प्यूबर्टी है, इट इज मार्क्ड बाय फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नॉट द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड लाइक सीमन, इट इज अ फ्लो जो इट्स अ मिक्सचर दैट कंटेन्स ब्लड एंड सेल्यूलर डेब्रीज एंड डेड ओवम। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव फ्लूइड नहीं होता, इट्स अ वेस्ट। ठीक है, तो इट इज द रिलीज, फीमेल प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय द रिलीज ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मार्क करता है उनकी प्यूबर्टी को। और उसके बाद जैसे मेल में लेवल्स बढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन के, तो इसी तरह फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके लेवल्स तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल की लाउडनेस में फर्क नहीं आता, क्वालिटी ऑफ वॉइस में फर्क आ जाता है, क्वालिटी ऑफ वॉइस। ठीक है, वो ये क्वालिटी, मैं इंग्लिश का क्वालिटी नहीं कह रहा, फिजिक्स का क्वालिटी कह रहा हूं। अगर साउंड आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्वालिटी डिफाइन की जाती है, क्वालिटी एंड टोन ऑफ द वॉइस, वो अट्रैक्टिव हो जाती है। क्वालिटी ऑफ टोन जो है ना, एक बच्ची से एक लड़की वाली हो जाती है, लाउडनेस नहीं होती। फीमेल में ऐसा नहीं होता कि आवाज भारी हो जाए और अचानक से जनाब करके जैसे मर्दों में होता है, वैसा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह फीमेल में भी बॉडी फिजिक में चेंज आता है, और बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है। चेंज इन बॉडी फिजिक वो क्यों ज्यादा सिग्निफिकेंट महसूस होता है कि फीमेल की बॉडी फिजिक में जो ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन, वो तेज हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, तो इसलिए वो चेंज और ज्यादा ऑब्वियस होता है। उसके बाद फिर अगेन डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स, ज़ाहिर बियर्ड या मुस्टैच पे तो नहीं आएंगे, वैसे हार्मोन ज्यादा हो तो आ भी सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स अगेन कहां पर, इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिस। इसके अलावा लिबिडो फीमेल में भी हो जाता है, यानी अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी ऑपोजिट जेंडर, सेक्स अपील टुवर्ड्स दी ऑपोजिट जेंडर। ठीक है जी, और फीमेल में जो ब्रैकेट है वो 11 to 13 years ऑफ एज का होता है नॉर्मली।
ठीक है, प्यूबर्टी का जो ब्रैकेट है 11, यानी मेल के मुकाबले में फीमेल में जो प्यूबर्टी है ड्यू टू सम रीजन वो अर्लियर शो होती है, और सबसे जो यंगेस्ट फीमेल है जिसने प्यूबर्टी शो की है उसकी उम्र 7 साल रिकॉर्ड की गई है, और सबसे यंगेस्ट मेल जिसने प्यूबर्टी शो की है उसकी उम्र 9 साल रिकॉर्ड की गई है। ठीक है जी, तो ये बेटा प्यूबर्टी और ये है ईस्ट्रोजन का इफेक्ट जो आपकी बॉडी पर पड़ेगा, यानी जब मार्क हो जाएगी मेंस्ट्रुअल फ्लो से, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये मेंशन कर देना भूल गया मैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो एक बार होकर खत्म नहीं हो जाएगा, फिर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एक मंथली साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद, और उसके बाद फिर जनाबे आली अगेन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो जब पहली दफा होगा, ये प्रेगनेंसी कह रहा हूं यार, बार बार प्रेगनेंसी क्यों कह रहा हूं मैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब पहली दफा होगा प्यूबर्टी मार्क हो जाएगी। अब हो सकता है कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम से रेगुलर ना हो, यूजुअली क्या होता है 2-2.5 साल भी लग जाते हैं, 8-10 महीने भी लग जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने में, रेगुलर से मुराद हर मंथली साइकिल रिपीट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा बस आपने कहा कि प्यूबर्टी हो गई। जो मैं कह रहा था ये नहीं होगा कि जब तक सही से रेगुलर साइकिल ना शुरू हो जाए हम कहेंगे प्यूबर्टी नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो है वो पहले फ्लो पे ही हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ेंगे और तेजी से सारी फ्लक्चुएशंस आएंगी। उम्मीद है बात समझ में आई बेटा, समझ में आया या ऊपर से गया सारा? सर अंडरस्टूड। सर एक क्वेश्चन है Understood. सर, Understood. बोले सर क्या कहते हैं मेल में ये पहले की मेल में ये लेट क्यों होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में? मेल में लेट क्यों होता है? अगर मैं इसका हिकमत वाला जवाब, वैसे तो नोबडी नोज द एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्योंकि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग वाला आंसर आपको देता हूं कि मेल पर अल्लाह ताला ने ये प्रोसेस देर से जरूर शुरू किया है, लेकिन ये जिंदगी के आखिरी हिस्से तक रहता है। फीमेल की बॉडी बहुत कुछ सफर करती है, इसलिए अल्लाह ताला ने फीमेल में जल्दी शुरू किया लेकिन खत्म भी जल्दी किया। फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो बड़ी महदूद है, ठीक है, मेल की नहीं है। तो मेल में अगर 2 साल देर से भी स्टार्ट हो रहा है टेंशन की बात नहीं है, 60-70 साल जब तक जिंदा रहोगे तब तक चलता भी रहेगा मामला, समझ रहे हो? तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से, मेंस्ट्रुअल फ्लो से स्टार्ट होता है और उसके बाद मेनोपॉज पे खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं कि देर से क्यों स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या कहते हैं? एक नाम होता है स्पेसिफिकली, कोई बताएगा? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या कहलाता है? कोई है ही नहीं बता। सर पीरियड। हाँ भाई बताओ जी। अफीफा? नहीं बेटा, चलो अगली क्लास में बताऊंगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं। प्यूबर्टी की डिस्कशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। वी हैव टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्शन, डिस्कस सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक डेफिनेशन एंड प्यूबर्टी हमने कर लिया। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फिर फीमेल